गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय प्राप्त करेंगे। इसमें हम विद्युत परिपथ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ विभिन्न वैद्युतीय अवयवों का अर्थपूर्ण संयोजन होता है जिससे हम ऊर्जा का रूपांतरण प्राप्त करते हैं। अब विद्युतीय अवयव मतलब क्या है? विद्युत सेल, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब क्या है? विद्युतीय अवयव। अर्थपूर्ण संयोजन का मतलब है कि ऐसा संयोजन, इन सभी वैद्युतीय अवयवों का ऐसा संयोजन, ऐसा कनेक्शन जिसकी थ्रू हम लोग करंट की एक निश्चित दिशा प्राप्त कर पाए। ओके, ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अच्छा, अर्थपूर्ण संयोजन का ये भी मतलब है कि इससे ऊर्जा का एक निश्चित दिशा में रूपांतरण प्राप्त कर पाए, ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ओके, अब विद्युत परिपथ से संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। ओके, जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या है? संधि। तो संधि को जंक्शन या नोड कहा जाता है। संधि क्या होता है? विद्युत परिपथ में कोई बिंदु या विद्युत परिपथ का वह बिंदु जिस पर दो या दो से ज्यादा धाराएं मिलती हों, दो या दो से अधिक धाराएं मिलती हों, मतलब या तो किसी बिंदु पर आती हों या फिर उस बिंदु से जा रही हों, तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं? संधि या जंक्शन, मतलब मेटिंग पॉइंट, जहां पर मिल रही हों दो या दो से ज्यादा धाराएं, उसे क्या कहते हैं? हम लोग संधि बिंदु कहते हैं या संधि कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा आती है विद्युत परिपथ से संबंधित शाखा, ब्रांच। शाखा क्या होती है? विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान क्या रहता हो? नियत बना रहता हो, उस भाग को हम क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। इसके बाद एक और परिभाषा आती है लूप। तो लूप क्या होता है? बंद परिपथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमने सारी परिभाषाएं देखी है उसको इस चित्र में देखने का प्रयास करते हैं। तो देखें, यहाँ पर बिंदु F, C को आप कंसीडर कर, C पर देखें, C पर ध्यान से देखें। C पर आप देखेंगे तो B बिंदु से करंट आ रहा है। मान लो B बिंदु की ओर करंट जा रहा है, I1 करंट। ओके, B बिंदु की ओर I1 करंट जा रहा है। ठीक है, और जैसे अभी इन सभी परिभाषाओं को हम इस चित्र में देखते हैं और C बिंदु पर फोकस करें सबसे पहले हम लोग। तो C बिंदु पर आप देखें कि I2 धारा C बिंदु से दूर जा रही है, I1 धारा C बिंदु से दूर जा रही है और I3 धारा C बिंदु पर आ रही है। मतलब दो धाराएं इस C बिंदु से दूर जा रही हैं और एक धारा C बिंदु पर आ रही है, लेकिन ये तीनों की तीनों धाराएं C बिंदु पर ही मिल रही हैं। तो C बिंदु को हम क्या कह सकते हैं? एक संधि कह सकते हैं, संधि। ऐसा ही संधि हम बिंदु F पर भी देख सकते हैं। चित्र में बिंदु F पर भी हम लोग संधि देख सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं शाखा की। तो आप देखें, शाखा A, B, F A B C, शाखा F A B C। आप देखें चित्र को ध्यान से, F A B C। इस पूरी शाखा में करंट का मान एक समान बना हुआ है, I1। इस पूरे भाग में करंट का मान केवल I1 ही है। तो ये पूरा जो विद्युत परिपथ का भाग है जिसमें करंट नियत है, इस भाग को हम क्या कहेंगे? शाखा कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट परिभाषा क्या आती है? लूप। तो लूप क्या होता है? बंद परिपथ को ही लूप कहते हैं। इस चित्र में दो लूप दिखाई दे रहे हैं आपको। एक लूप बन रहा है यहाँ पर A B C F A, दो लूप है, A B C F A और F C D E F। ओके, लूप का अर्थ है बंद परिपथ। तो यहाँ पर दो बंद परिपथ है, ABCFA और FCDEF। ओके, ये दोनों क्या है? लूप है। तो इस दिए गए विद्युत परिपथ में लूप दो हैं, 1 और 2। और शाखाएं यहाँ पर कितनी है? तीन करंट की दिशाएं, तीन करंट के मान है, मतलब तीन शाखाएं हैं। एक वो शाखा जिसमें I1 धारा है, एक वो शाखा जिसमें I2 धारा है और एक वो शाखा जिसमें I3 धाराएं हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने विद्युत परिपथ और उससे संबंधित परिभाषाएं डिस्कस की। ओके, इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेखीय प्रतिबाधाओं की। तो रेखीय प्रतिबाधाएं क्या होती हैं? वे प्रतिबाधाएं, वे प्रतिरोध, ओके, या वे वैद्युतीय अवयव जिनके लिए विभवांतर व धारा के बीच रैखिक संबंध होता है।
वे प्रतिबाधाएं जिनके लिए विभवांतर और धारा के बीच कैसा संबंध होता है, रैखिक संबंध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेखीय प्रतिबाधाएं। रेखीय प्रतिबाधाओं के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, प्रतिरोध, प्रेरक व संधारित्र। ये तीन किसके उदाहरण हैं, रेखीय प्रतिबाधाओं के उदाहरण हैं। ओके, डायोड और ट्रांजिस्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर, ये तीन ये दोनों के दोनों अरेखीय प्रतिबाधाओं के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो रेखीय प्रतिबाधाएं कौन सी है, प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र। ठीक है, रेखीय प्रतिबाधाओं को द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं भी कहते हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं भी कहा जाता है। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं मतलब जिनकी प्रतिबाधा का मान, वे वैद्युतीय अवयव जिनकी प्रतिबाधा का मान धारा की दिशा बदलने पर नहीं बदलता है। ओके, आई प्लस के लिए जेड का जो मान है जिस वैद्युतीय अवयव के लिए, और आई माइनस के लिए भी जेड का मान वही मान रहे यदि, तो हम इस जेड को, इस प्रतिबाधा को क्या कहेंगे, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि धारा की दिशा विपरीत करने पर भी यदि प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा किसे कहते हैं, यदि धारा का मान विपरीत करने पर भी यदि प्रतिबाधा का मान बदलता नहीं हो, ऐसी प्रतिबाधाओं को क्या कहते हैं हम लोग, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। अच्छा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं भी कौन सी हैं, प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र। प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र, ये तीनों द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं भी हैं। ओके, हम बात करते हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध वो विद्युतीय युक्ति है जो विभवांतर प्राप्त करने के काम आती है, जहां प्रतिरोध पर विभवांतर क्या होता है, V बराबर IR। प्रतिरोध पर विभवांतर कितना प्राप्त होता है, V बराबर IR। और प्रतिरोध पर क्या प्राप्त होती है, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, I²R। इकाई समय में कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है प्रतिरोध पर, I²R या V²/R। ओके, प्रेरक वो युक्ति है जो धारा के यकायक परिवर्तन को रोकती है, धारा के यकायक बदलाव को रोकती है, यकायक परिवर्तन को रोकती है। कौन, प्रेरक। अच्छा, प्रेरक किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रेरक स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रेरक स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और प्रतिरोध किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। प्रतिरोध किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर वर्क करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, संधारित्र की बात करते हैं तो संधारित्र वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा संचित करती है, संधारित्र वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा संचित करती है, और ये जल्दी शीघ्र ही आवेशित हो जाती है और शीघ्र ही क्या हो जाती है, निरावेशित हो जाती है। आवेशित व निरावेशित जल्दी ही होती है। ओके, और ये क्या संचित करती है, विद्युत ऊर्जा। प्रेरक क्या करता है, चुंबकीय ऊर्जा संचित करता है। कौन सी ऊर्जा संचित करता है, प्रेरक चुंबकीय ऊर्जा संचित करता है। ओके, तो प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र के बारे में हमने बात की। प्रतिरोध का गुण होता है प्रतिरोध ही, R जो है ये प्रतिरोध का गुण है। प्रेरक के लिए गुण होता है स्वयं प्रेरकत्व L, और संधारित्र के लिए गुण क्या है, C। प्रतिरोध को हम इस सिंबल से दर्शाते हैं, ऐसा जिगजैग बनाकर, और R दिखाते हैं उसका प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम कौन करते हैं, जनरली चालक करते हैं। प्रतिरोध का काम कौन करते हैं, जनरली चालक करते हैं। इसी तरह प्रेरक की बात करें तो प्रेरक का सिंबल इस प्रकार से होता है। ओके, और इसकी पहचान होती है L से, स्वयं प्रेरकत्व से। L क्या होता है, स्वयं प्रेरकत्व। और प्रेरक बेसिकली क्या होता है, एक कुंडली होती है, चालक तार से बनी हुई कुंडली होती है। और संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिंबलाइजेशन इस प्रकार से है, और इसकी धारिता लिखते हैं, C क्या होती है, संधारित्र की धारिता होती है। ओके, और संधारित्र में बेसिकली दो चालक प्लेटें होती है जिनका आवेश परस्पर क्या रहता है, बराबर, लेकिन प्रकृति में क्या रहता है, विपरीत रहता है। ओके, तो ये प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र के बारे में जो रेखीय और रेखीय प्रतिबाधाएं हैं, इन्हें द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं भी कहते हैं। ओके, और इनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है सक्रिय परिपथ, सक्रिय परिपथ और निष्क्रिय परिपथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सक्रिय परिपथ और निष्क्रिय परिपथ। सक्रिय परिपथ,
तो वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत जुड़ा हो, वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत जुड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय परिपथ। विद्युत स्रोत जुड़ा हो उस परिपथ को हम सक्रिय परिपथ कहते हैं, और जिसमें विद्युत स्रोत नहीं जुड़ा हो उस परिपथ को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय परिपथ कहा जाता है। जैसे मैंने अभी जो चित्र बनाया था उस चित्र को आप देखेंगे तो यहाँ देखें कि जो लूप जो शाखा है FABC, शाखा FABC में स्रोत जुड़ा है, इसलिए ये एक सक्रिय शाखा है। जबकि शाखा FEDC, इस शाखा में कोई विद्युत स्रोत नहीं जुड़ा है, तो ये कैसी शाखा है? निष्क्रिय शाखा। तो यहाँ पर एक निष्क्रिय शाखा है और AB और FC ये दोनों सक्रिय शाखाएं हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विद्युत स्रोत के प्रकार। विद्युत स्रोत के प्रकार, ये अपना नया टॉपिक है दूसरा। ओके, इस टॉपिक में हम क्या बात करते हैं? विद्युत स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है वोल्टता स्रोत, और दूसरा कौन सा होता है? धारा स्रोत। एक होता है वोल्टता स्रोत और दूसरा कौन सा है? धारा स्रोत। वोल्टता स्रोत किसे कहते हैं? ऐसा स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा Z इंटरनल जो है वो क्या रहे? 0 रहे। वोल्टता स्रोत ऐसा विद्युत स्रोत है जिसका आंतरिक प्रतिबाधा कितनी रहती है? 0, तथा बाह्य लोड प्रतिरोध RL का मान बदलने पर जिसकी वोल्टता स्थिर रहे, RL का मान बदलने पर भी जिसकी वोल्टता क्या बनी रहे? स्थिर बनी रहे, ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं? वोल्टता स्रोत कहते हैं। ओके, वोल्टता स्रोत में क्या रहती है? आंतरिक प्रतिबाधा क्या रहती है? 0 रहती है, और लोड का मान बदलने पर, लोड प्रतिरोध RL का मान बदलने पर भी इसकी जो वोल्टता है वो क्या बनी रहती है? स्थिर बनी रहती है। लेकिन ये कैसे वोल्टता स्रोत है जिनके लिए इंटरनल Z यानी कि आंतरिक प्रतिबाधा 0 रहती है? वो आंतरिक जो वे आदर्श वोल्टता स्रोत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जिनकी आंतरिक प्रतिबाधा 0 होती है उन्हें क्या कहते हैं? आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। ओके, तो वास्तविक यदि वोल्टता स्रोत है, वास्तविक वोल्टता स्रोत का निश्चित आंतरिक प्रतिबाधा होगी। वास्तविक वोल्टता स्रोत की निश्चित आंतरिक प्रतिबाधा होगी, Z इन नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, किसके लिए? वास्तविक वोल्टता स्रोत के लिए। ठीक है, अच्छा, तो वास्तविक वोल्टता स्रोत में जो आंतरिक प्रतिबाधा है वो कहाँ जुड़ती है? स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़ती है। वास्तविक वोल्टता स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिबाधा किस में जुड़ती है? वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ती है। Z इनसाइड किस क्रम में जुड़ता है? वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़ता है। आप लोग ये याद रखना, जब हम परिपथ बनाएंगे तो ये पॉइंट आपको काम आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं धारा स्रोत की। तो धारा स्रोत वो स्रोत होते हैं जिसके समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध जुड़ा होता है। जिसके समांतर क्रम में क्या जुड़ा होता है? धारा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिसके समांतर क्रम में कैसा प्रतिरोध जुड़ा हो? अनंत प्रतिरोध जुड़ा हो। यदि अनंत प्रतिरोध जुड़ा है तो उस धारा स्रोत को क्या कहेंगे हम लोग? आदर्श धारा स्रोत। उसे क्या कहेंगे? अनंत प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़ा है तो उसे कहेंगे आदर्श धारा स्रोत। ओके, और यदि कोई निश्चित सीमित प्रतिरोध जुड़ा हो जिस ऊर्जा स्रोत के समांतर क्रम में, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक धारा स्रोत। वो क्या कहलाएगा? वास्तविक धारा स्रोत कहलाएगा। वास्तविक धारा स्रोत कहलाएगा। ओके, तो ये था आपका विद्युत स्रोत के प्रकार। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास? किरचॉफ के नियम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किरचॉफ के नियम है। यह आपने सीनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए इजी रहेगा आपके लिए। किरचॉफ के 2 नियम है। प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम जो है इसको हम लोग KCL कहते हैं, करंट लॉ। ओके,